क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द सम ऑफ coefficient find the sum of coefficient find the sum of coefficient find the sum of coefficient and sum of binomial coefficient and the sum of binomial coefficient in the expansion of x plus 2y to the power 5। एक तो पहला बोला कि सम ऑफ कोफिशिएंट बताइए कितना आएगा, दूसरा सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बताइए कितना होगा, है ना। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, लाइक करने की जरूरत भी नहीं है, कितना आएगा 5c0 x के पावर 5 प्लस 5c1 x के पावर 4 2y के पावर 1 प्लस 5c2 x के पावर 3 2y के पावर 2 प्लस डॉट डॉट 5c5 2y के पावर 5, ये बनेगा ना। तो अगर सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ ये 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 इसका सम बताइए, वो कितना हो जाएगा, बोला सम ऑफ बाइनोमियल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा क्या। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर 5 कितना आएगा, वो ऑलवेज 2 के पावर n आएगा, याद रखिए, है ना। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑलवेज कितना होता है 2 के पावर n। अगर बीच में सपोज करो माइनस आ गया तो कितना हो जाएगा 0, है ना। दो ही आंसर हो सकता है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, या तो 2 के पावर n या 0। लेकिन सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, ये जो साथ में दिख रहा है 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दिख रहा है 4, ये भी इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब कोफिशिएंट बोलेगा तो जितने कांस्टेंट टर्म है सबका सम, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे कांस्टेंट निकालना इट मींस x और y नहीं होना चाहिए, है ना। इट मींस x और y की वैल्यू कितना पुट कर दें 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी कितना 1। जैसे ही x और y को मैं इस सब में 1 रखूंगा, इधर ध्यान दो, अच्छे से समझ में आएगा, इधर निकालना इधर से ही, इसकी जरूरत भी नहीं एक्सपेंड करने की। जैसे मैं x और y 1 रखूंगा, ये सारे x और y के टर्म हट जाएंगे ना, ये सारे कितने हो जाएंगे 1। तो सिर्फ क्या दिखेगा आपको कांस्टेंट टर्म का समेशन दिखेगा, यस और नो, है ना। तो उधर सम नहीं निकालना, सम कहाँ निकालना है, इधर रखो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। तो सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ गया, सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ गया 3 के पावर 5 243, है ना। अब इधर भी करके देखना इतना ही आएगा, क्योंकि LHS RHS दोनों क्या होगा, ऑब्वियसली बात है बराबर होगा, हर x y के लिए दोनों क्या होगा बराबर होगा, कुछ भी x y रखिए LHS RHS ऑलवेज इक्वल आएगा। अब 0 रखिए 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए, जो मर्जी रख लीजिए, है ना। तो कोफिशिएंट जब भी निकालना हो तो LHS से कैलकुलेट करते हैं, इधर से करने की जरूरत नहीं, है ना। Then ना, तो जब भी कोफिशिएंट निकालना हो वेरिएबल को कितना रख देंगे 1, है ना। इसमें बताएंगे कितना आएगा सम ऑफ कोफिशिएंट 5p माइनस 4q पावर n, कितना आएगा सम ऑफ कोफिशिएंट, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा क्या, p बराबर 1 रखो q बराबर 1 रखो, 5 माइनस 4 1, 1 की पावर n कितना आ जाएगा 1। तो सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ जाएगा इसमें 1। हाँ क्वेश्चन लिखिएगा,
find a small a, find a if the 17th term, 17th and 18th term, 17th and 18th term of this expansion 2 plus a power 50 are equal, है ना? इसका 17th टर्म और 18th टर्म अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन। ट्राई कीजिए ना, 17th टर्म और 18th टर्म इस एक्सपेंशन का इक्वल दिया हुआ है, तो a की वैल्यू क्या होगी? बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 16 इंटू कितना हो जाएगा? 2 के पावर 34 इंटू a के पावर 16, है ना? 18th टर्म कितना हो जाएगा? 50 17 2 के पावर 33 इंटू a के पावर 17, दोनों बराबर है ना? देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। a के पावर 16 से a के पावर 16 कैंसिल हो जाएगा क्या? वहाँ a बचेगा, है ना? 2 के पावर 33 यहाँ कैंसिल कर दो, 1 2 बचेगा, है ना? अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप लिख के सॉल्व नहीं कर सकते ना, बड़ा टर्म है, तो फिर अगर सॉल्व करना तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल फॉर्म, है ना? किसमें लिख दो? फैक्टोरियल फॉर्म। ये कितना हो जाएगा बोलो? 50 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल, ये आएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 50 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू 8, ये आ रहा है। देखो तो कितना सिंपली कट जाएगा, 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 34 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 34 इंटू 33 फैक्टोरियल, बोला था ना बड़े फैक्टोरियल को छोटे के फॉर्म में। सिमिलरली 17 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, ये देखो कट गया, 17 इंटू 2 2 कट गया, देखो 2 से 2 भी कट गया, देखो ए बराबर कितना आ गया? 1 आ रहा है, लेकिन तो चेक करना तो डाउट लग रहा है। चेक कर लेना करो ना कैलकुलेशन में कितना आ रहा है, बना रहा है, देख लेना। इसका आंसर है नहीं मेरे पास,
तो कट गया नहीं, 50 फैक्टोरियल कट ही गया, 16 जो कट गया, 34, 17 से 2 टाइम्स कटेगा, 2 से 2 भी कट गया, हाँ 1 आ रहा है। क्या नया है? हाँ वो तो एपी लगा रहा था गधा, पता नहीं एपी कहाँ से आ गया अचानक से। रिवाइज करके नहीं आते ना घर से, एक बार पढ़ के इसको बोला था कल पढ़ के आना एक बार। हाँ अगला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 6 in the expansion of 1 plus 3x plus 3x square plus x cube whole power 15, x के पावर 6 का कोफिशिएंट बताना है। ये कैसे कर दिया? तो पावर कितना हो गया? 45 हो गया ना, 45 किया तुमने यहाँ नहीं? अरे भाई क्यूब के बाद x प्लस 1 के बाद 45 किया तुमने उसको, मतलब ये क्यूब है ना, सही जा रहे हो, उसके बाद कहाँ किया तुमने? हाँ ये a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है क्या, है ना? ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब, है ना? तो उसको x प्लस 1 नहीं 1 प्लस एक्स लिखो, तो आपके लिए इजी होगा कैलकुलेशन, 1 प्लस एक्स का क्यूब। तो ये फाइनली क्या बन गया, 1 प्लस एक्स के पावर 45। अब इसमें बताया था, है ना, कि आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, है ना? अगर x के पावर 6 का कोफिशिएंट अगर निकालना है तो 45 से कितना हो जाएगा 6, बताया था। x के पावर 5 में r की वैल्यू 5 होती है, x के पावर 6 में r की वैल्यू 6 होगी, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं, फट से आंसर आ जाएगा। 1 प्लस एक्स का जनरल टर्म याद रखिएगा, NCR x के पावर r, है ना, डायरेक्ट हो गया। अगला सवाल लिखिएगा, है ना, सिंपली आपको बस देखना था कि क्योंकि डायरेक्ट जनरल टर्म आप तभी लिख सकते हैं ना जब एक्सप्रेशन कैसा बाइनोमियल, यहाँ पे 4 टर्म है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना। जो फार्मूला है हमारे लिए वो बाइनोमियल के लिए, ठीक है। लिखिएगा, फाइंड द सॉरी इफ द कोफिशिएंट ऑफ r minus 5th term and 2r minus 1th term if the coefficient of r minus 5th term and 2r minus 1th term in the expansion of 1 plus x to the power 34, in the expansion of 1 plus x to the power 34 are equal, find r
फिर से वही दो टर्म का कोफिशिएंट सेम बोल दिया, आपसे आर की वैल्यू पूछ दिया। फटाफट जनरल टर्म फटाफट आपको लिखने आना चाहिए। टू नहीं, इतना कम तो नहीं आना चाहिए। टू हो भी सकता है, देख लेते हैं। ना मेहनत करना पड़ेगा। एक लाइन का सॉल्यूशन है, क्या क्या करना मालूम है, पूरा क्यों कर रख गए थे। इसका 34 समथिंग 34, तो सीधा एक्स इक्वल टू वाई कर दो, और नहीं हुआ तो एक्स इक्वल टू एन माइनस वाई कर दो। इतना करेंगे। ये कितना हो जाएगा 34c r माइनस 6 हो जाएगा क्या। तो डायरेक्ट ट्यूनिंग आपका होना चाहिए कि इससे एक कम होता है r की वैल्यू, है ना। ये किसके बराबर है 34c 2r माइनस 2 के बराबर। ये तो सवाल में बोला कि दिस इक्वल टू दिस, है ना। कोई आधा में लिखवाया था कि NCX इक्वल टू, अगर NCY हो तो क्या क्या कंडीशन था। पहला था x इक्वल टू वाई, दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू n, या तो ये होगा, है ना, बताया था, है ना। इसका मतलब क्या है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो पहले तो x इक्वल टू वाई करके देखते हैं कुछ मिलता है क्या। r माइनस 6 बराबर 2r माइनस 2, है ना।
तो ये इधर गया, ये इधर गया, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? -4। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये x इक्वल टू वाई से तो नहीं है, कोई बात नहीं। इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए। तो r-6 प्लस 2r-2 ये कितना होना चाहिए? 34। तो 3r इक्वल टू कितना आ रहा है? 42। r की वैल्यू कितनी आ गई? 14। 14 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक लाइन का सवाल है ना। कोफिशिएंट इक्वल बोला है तो दोनों का कोफिशिएंट, इसमें तो एक ही कोफिशिएंट आता है एनसी है, उसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं, है ना। तो एनसी दिस इक्वल टू एनसी दैट। ऐसे दो सिचुएशन बनते हैं, या तो x इक्वल टू वाई हो जाए, उससे आंसर नेगेटिव आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू n हो जाए, उससे आ गया 14, है ना। सो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। हर दिन क्लास में सोता है। हो गया। अगला सवाल लिखिएगा। आरएस टर्म अगर एंड से बोलेगा तो क्या करेंगे? सेम वही कंडीशन जो हमने यूपी में लॉजिक लगाया था, है ना, कि अगर एक्स प्लस वाई का, है ना, अगर मान लो पूछ दिया फिफ्थ टर्म बताइए कहाँ से? एंड से। तो क्या करेंगे? सीरीज को उल्टा कर देंगे। क्या लिख देंगे इसको? y प्लस एक्स के पावर n, इसका कौन सा टर्म निकाल देंगे? फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। ये दोनों क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो यहाँ भी हम एपी वाला लॉजिक ही लगाने वाले हैं। हम क्या करेंगे? सीरीज को ही उल्टा कर देंगे, है ना। तो अगर x प्लस वाई का फिफ्थ टर्म पूछा एंड से, तो सीरीज को उल्टा कर देंगे और इसका फिफ्थ टर्म निकाल देंगे कहाँ से? बिगिनिंग से। सवाल लिखिएगा। नोट में लिखी लो, पहले लिखवा दे रहा हूँ। आरथ टर्म फ्रॉम एंड, नोट लिख लो छोटा सा। आरथ टर्म फ्रॉम एंड इन x प्लस वाई टू द पावर n, rth term from end in x plus y to the power n is rth term from beginning, is rth term from beginning, is rth term from beginning in y plus x to the power n, y plus x to the power n। सवाल लिखिएगा। फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड in expansion of 1 plus x to the power 20, in the expansion of 1 plus x to the power 20। कल वाला जो लेक्चर छूटा देखे नहीं? हाँ, आ रहा क्या आंसर? क्या पूछा? क्या टर्म पूछा है ना? हाँ, तो x के फॉर्म में भी आएगा ना। कोफिशिएंट पूछता तो सिक्वेंस ही आ रहेगा। नहीं नहीं, अगर लेंदी है तो सॉल्व मत करना, आंसर में दे दो ना। 4 x के पावर, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो बस
x प्लस वन का क्या निकाल दो, फिफ्थ टर्म निकाल दो, है ना। वन प्लस एक्स का जो बोला है ना पीछे से टर्म निकालने के लिए फ्रॉम एंड, है ना, उसके लिए x प्लस वन का फिफ्थ टर्म निकाल दो फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। तो x प्लस वन का फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, nc4 मतलब 20c4 इंटू एक्स के पावर n माइनस फोर मतलब 20 माइनस फोर कितना हो जाएगा 16 इंटू वाई के पावर 4, तो 1 के पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, है ना। आप x प्लस वन के पावर 20 का फिफ्थ टर्म निकाल दीजिए विच इज 20c4 x के पावर 16, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। हो सकता है आंसर में क्या दे दिया 20c16 दे सकता है ना। तो दोनों एक ही बात हो गया ना, 20c16 और 20c4 दोनों क्या है, सेम ही वैल्यू। अगला सवाल लिखिएगा, द रेशियो ऑफ, इफ द रेशियो ऑफ सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, the ratio of seventh term from beginning and seventh term from end the ratio of seventh term from beginning and seventh term from end in the expansion of 2 to the power 1 by 3 plus 3 to the power minus 1 by 3 power n, in the expansion of this is equal to 1 by 6 is equal to 1 by 6, फाइंड n, है ना, आपको n की वैल्यू बतानी है, फाइंड n। देखा नहीं था फर्स्ट लेक्चर देखा नहीं है, आज देखेंगे बाद में। देख लेता है ना, ज़्यादा फास्ट करके ही देख लेता। अच्छा नहीं हुआ सबमिट ना करें तो, अच्छा नहीं हुआ टेस्ट। हाँ तो कर दो सबमिट, तो कर पता चलेगा ना। तो वो पता है मुझे, अच्छा ठीक है, तो फ़ोन शायद दीप्ति का होगा, ये इसका फ़ोन लिखा था। हाँ शायद दिखती है। हाँ तो वो लाइब्रेरी में पढ़ रही है ना, पूछना दीप्ति 13 चाहिए दे देना। जल्दी से लिखो उसका। सेवेंथ टर्म लिख दो पहले, बिगिनिंग से एंड के लिए क्या करेंगे, सीरीज को उल्टा करके उसका सेवेंथ टर्म लिख देंगे, है ना। और पहले दोनों को बराबर कर दूं, दोनों बराबर है 1/6 का, है ना, दोनों को इक्वल कर दो 1/6।
5। कितना 9 लगता है। और कोई 15 दोनों आ रही है ना। हाँ इसीलिए सेवन्थ टर्म को इक्वल करने के लिए बोला ताकि एक रिजेक्ट हो जाए, इसलिए तो बोला। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ना, तो कितने इक्वेशन की जरूरत है, एक। तो सेवन्थ टर्म इक्वल टू अगर 1/6 करूँ तो आंसर आ जाना चाहिए, बट चूंकि दो आंसर आ रहे हैं और इसलिए एक और चीज़ दिया है कि उसका जो एंड है सेवन्थ, एंड से सेवन्थ है वो भी किसके बराबर होना चाहिए, 1/6, उसको भी करो तब जाके एक वैल्यू रिजेक्ट कर पाएंगे आप, है ना। क्योंकि आंसर 15 नहीं, आंसर 9 है ना। अब दोनों पॉजिटिव है, दोनों हो सकता है इनकी वैल्यू, तो आप कैसे रिजेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आप सेवन्थ टर्म फ्रॉम एंड उसको विकल करो, फिर देखो दोनों में कौन सा एन आ रहा है, और दैट विल बी योर फाइनल आंसर, वो आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। वरना एक इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल चाहिए ना, काफ़ी है। दो आंसर आ रहा है इसीलिए उसने दूसरा इक्वेशन दिया था कि आप वहाँ से एक को रिजेक्ट कर पाएँ, किसी एक को। लास्ट से सेवन्थ, हाँ वो भी 1/6 है, यही तो बोला। ऑप्शन में भी दिया होता 9, 10, 11, 12, अगर ऑप्शन इस तरह से दे देगा तो अपन टिक कर लेंगे 9, लेकिन अगर दोनों दे दिए तो देखो कहीं रिजेक्ट हो रहा है क्या, दोनों से 9 आ रहा है, सिर्फ 9 आ रहा है दोनों से, तो बोला ना 1 से 9 और 15 दोनों आ रहा है, अभी तो बोला कि 1 से 9 और 15 दोनों आ रहा है, दोनों से एक ही वैल्यू हो रहा है सर, दोनों से सिर्फ 9 ही आ रहा है। हाँ तो फिर तो श्योर हो गया, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा दोनों इक्वेशन की। अगर दो आ रहा है तो ये हो सकता है ना, एक को रिजेक्ट करवाने के लिए दूसरा भी पूछा हो आपसे। यहाँ तो सिंपली कर दो, कितना हो जाएगा, NC6 2 के पावर कितना n-6 इंटू 3 के पावर -1/3, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ -2, मतलब 1/9 लिख दूँ क्या, 1/9, ये कितना दिया हुआ 1/6 के बराबर दिया, और एंड से करूँगा तो ये इधर आ जाएगा, तो NC6 3 के पावर -1/3 का पावर n-6 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना हो जाएगा ये 4 इक्वल टू 1/6, ये आ रहा है। हाँ तो पावर 6 करेंगे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा ना वो, हाँ मैंने एक साथ सॉल्व कर दिया ना, तो कितना हो गया 4 के बराबर हो गया, है ना। अब क्या किया जाए, तो वही डिवाइड तो करना ही पड़ रहा है ना। हाँ तो सिंगल इक्वेशन से तो आंसर आता हुआ नहीं दिख रहा है, हाँ इसीलिए दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ी, वही तो मैं पूछ रहा था कि दो इक्वेशन दिया क्यों, तो NC6 तो कैंसिल हो गया, है ना, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो ये 2 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा क्या, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा n-8 हो जाएगा क्या, और नीचे जो है ना 3 के पावर कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये 3 के पावर दिस माइनस के साथ, है ना, 6 - n/3 और ये +2, अच्छा मैं सबको ऊपर लेके चला गया क्या, तो सब माइनस में आ जाएगा ना, ऊपर लेके गया तो पूरे में माइनस कर दो ना, कोई बात नहीं, +2 भी अगर कर देंगे पूरे में क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल टू यहाँ कितना बचा हुआ देखो, यहाँ तो 1 आ रहा है क्या कट के, 1/6 कैंसिल हो गया क्या, इसको मैं ना ऊपर लेके चला गया, यहाँ पे पावर कितना आ रहा है 6, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 6 - n/3, और ये 3 का पावर 2 देगा क्या नीचे, तो +2, और सबको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही तो आएगा ना, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा, क्या क्या
ऐसा दिया सवाल में रेशियो? अच्छा रेशियो था क्या? अच्छा मुझे लगा दोनों 1/6 के इक्वल है। तो कर दो 1/6, तो ये कितना हो गया 1/6 करेंगे तो 2 के पावर -1 और 3 के पावर -1, ये आ गया क्या? अब LHS इक्वल टू RHS कर दो। 2 का पावर जितना इधर उतना ही इधर होना चाहिए, तो n-8 बराबर कितना -1 है ना, सेम आ रहा है ना। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है? गलत कैसे आ रहा है? -1 आ रहा है वहाँ पे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ना, कहीं उल्टा तो नहीं दिया। इफ द रेशियो 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो मैंने पहले किसका लिखा है? बिगिनिंग का लिखा है ना पहले तो। हाँ? सर बाय 3 नहीं लिखा सर आपने। कहाँ पे? ऊपर अच्छा यहाँ 3 छूटा ना, यहाँ सॉरी, ये 3 छूट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ना -6/3, और ये -2 जाएगा तो -12 आ जाएगा क्या यहाँ पे? मैच कर लूँगा तो एक बार इट जाएगा ना ऊपर 2 के पावर -2, तो -6, हाँ अब सही n-12 आ जाएगा। और देख लेना कहीं पे छोटा है क्या? नहीं, यहाँ तो लिख दिया मैंने। तो अगर मैं इसको करूँ -1, तो कितना आ रहा है n की वैल्यू? यहाँ से देखो कितना आ रहा है, n-12 इक्वल टू कितना आ रहा है -3। n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। सेम आप 3 को भी इक्वल कर सकते हो, यहाँ से भी आना चाहिए सेम आंसर है ना। अगर अलग आएगा तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ भी इक्वेट कर दो, कितना आ रहा है? 6/3, 2 + 2 4, 4 - 4, तो n-4 है ना, आ रहा है ना। यहाँ पे देखो डिवाइड कर दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया, सॉरी n/3 है ना, n/3 -4 इक्वल टू कितना है? -1 आना चाहिए। 4 को इधर भेजो तो कितना आ गया? 4 - 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। तो दोनों जगह से सेम वैल्यू आ रही है 9, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है ना, रिजल्ट देखिएगा। जैसे 1 + x पावर n है ना, कितना हो जाएगा? 1 + c1x + c2x² + c3x³ है ना, प्लस डॉट 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 cnx के पावर n, ये आता है ना। अगर मैं लिखूं 1 - x के पावर n लिख दूं, ये कितना आता है? 1 - c1x + c2x² - c3x³ प्लस डॉट 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 -1 के पावर n cnx, n ऑड है इवन हमें आइडिया नहीं है, इसलिए साथ में -1 के पावर n लिखना पड़ेगा। अब ऐसे फायदा क्या होगा देखिएगा, दोनों को एक बार ऐड करते हैं है ना, ये रिजल्ट ध्यान में रखिएगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो 1 + x के पावर n + 1 - x के पावर n, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सारे ऑड पावर वाले क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे है ना। जैसे ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो इवन पावर वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे क्या? 2 टाइम्स हो जाएंगे क्या? लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 1 + c2x² प्लस अगला क्या बचेगा? c4x के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट बचेगा कि नहीं बचेगा हमें आइडिया नहीं है ना, क्योंकि इनकी डिग्री नहीं पता हमें, इनकी वैल्यू नहीं पता, ऑड है कि इवन है। ऑड होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इवन होगा तो ऐड हो जाएगा है ना। तो सारे इवन पावर वाले सिर्फ बचेंगे है ना। लेकिन अगर माइनस करूं तो बोलो, अगर माइनस कर दूं तो क्या होगा? तो इवन पावर वाले क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे ना। अगर मैं माइनस करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो सारे क्या बन जाएंगे? 2 टाइम्स कौन सा बच जाएंगे? ऑड वाले बच जाएंगे, c1x + c3x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको लिख लीजिए तो
उसको रटना नहीं है, समझना है बस यहाँ क्या है, क्यों इवेंट टर्म कैंसिल हो रहा है, क्यों ऑड टर्म कैंसिल हो रहा है, यानी कि सब रटना नहीं होता, समझ जाएंगे तो फिर वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 1 plus root 2 to the power 7 plus 1 minus root 2 to the power 7. इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए तो टू 72 है, बाकी लोग बताओ है ना। टोटल कितने टर्म्स आएंगे, 8 टर्म्स, इसमें 4 4 कैंसिल हो जाएंगे क्या, बस 4 टर्म बचेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 4 टर्म है ना, चारों को ऐड कर दो बस। टू सी जीरो बचेगा, सॉरी 7 सी जीरो वाला टर्म बचेगा, 7 सी 2 वाला बचेगा, 7 सी 4 वाला बचेगा और 7 सी 6 और 270 478। सर 272 कैसे आ रहा है, जल्दी करो। आ रहा है क्या, 478 है ना, सिंपल है। इसमें पता चल रहा है कि ऑड वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स कौन बचेगा, इवन वाला, मतलब 7 सी जीरो
प्लस 7c2 रूट 2 के पावर 2 प्लस 7c4 रूट 2 के पावर 4 प्लस 7c6 रूट 2 के पावर 6। बस ये चारों को ऐड कर दीजिए, है ना, 478, 478। नेक्स्ट लिखिएगा रूट 3 प्लस 3 पावर 5 माइनस रूट 3 माइनस 3 पावर 5। ठीक है, ऑप्शन दे दे रहा हूँ इसमें 1188 बी 2376 सी 2374 1180 किया होगा फिर बंद क्लोज किया होगा। फाइल पर हटेगी तो बस हाँ ऑप्शन दिया हुआ है। देख लेते हैं।
7 6 भेज दो ये आ रहा है उसका देखो 7 4 आ रहा है मालूम है तो 6 करो 2 3 7 6 आ रहा है क्या 2 3 7 6 इज द करेक्ट आंसर है ना। एक तो आप तरीका क्या लगा सकते हो √3 यहाँ से कॉमन ले लो है ना तो इजी हो जाएगा है ना √3 के पावर 5 क्या आ जाएगा कॉमन तो देखो सिंप्लीफाई कर दो पहले और इजी बना के दिखा √3 के पावर 5 क्या करो कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा √3 आगे √3 के पावर 5 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा क्या पूरे में कॉमन ले लो √3 के पावर 5 पूरे क्वेश्चन में कॉमन ले लो ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा √3 अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो यहाँ से माइनस क्या करो कॉमन ले लो क्योंकि ऑड है ना पावर ऑड है माइनस बाहर आएगा जैसे माइनस कॉमन ये प्लस हो जाएगा क्या और यहाँ पे क्या बन जाएगा √3 नहीं वो ज़्यादा अच्छा है 1 माइनस क्या था √3 ना हाँ यही तो अच्छा 1 + x या 1 - x के फॉर्म में होना चाहिए हाँ तो यहाँ तो अच्छा है ऑलरेडी है उस फॉर्म में यहाँ भी हो गया अब फटाफट सॉल्व कर लेंगे क्या बचने वाला है ऑड वाला बचने वाला है इवन वाला कटने वाला है √3 के पावर 5 चाहो तो इसको क्या लिख दो 9√3 आ जाएगा क्या और यहाँ से देखो 2 टाइम्स आएगा 2 × नाउ 5c 1 जब 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 5c3 √3 के पावर 3 प्लस 5c5 √3 के पावर 5 तो ये इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा देखो सब में यहाँ √3 बचेगा ये √3 से मल्टीप्लाई होके इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगा है ना नाउ हेडिंग दीजिएगा मिडिल टर्म है ना मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y to the power n x + y to the power n केस 1 लिखिएगा केस 1 if n is even है ना ये तो आपको पता है ना कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स मान लो ऑड है ना नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ऑड है तो मिडिल टर्म कितने होते हैं एक ही होते हैं लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए कितने मिडिल टर्म होते हैं 2 मिडिल टर्म होते हैं है ना तो यहाँ पे आप बताओ अगर n इवन है क्या दिया सवाल में फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इफ n इज इवन बता सकते हैं एक मिडिल टर्म होगा कि 2 मिडिल टर्म होगा इफ n इज इवन एक मिडिल टर्म की 2 क्यों एक होगा हाँ तो वही n मैं इवन ले रहा हूँ तो मिडिल टर्म एक या 2 एक क्यों है क्योंकि n इवन है ना नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है n + 1 अरे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है n + 1 तो अगर n इवन लेंगे आप तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा ऑड आएगा n + 1 एक ज़्यादा आता है ना बोला तो था ना स्टार्टिंग में बताया कि a + b का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो n तो इवन है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा n + 1 3 आएगा ना a² + 2ab + b² कितने टर्म्स आए 3 तो मिडिल टर्म कितने मिलेंगे 1 तो लिखिएगा इफ n इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड if n is even then number of terms are odd then number of terms are odd comma so there will be only one so there will be only one middle term so there will be only one middle term which is equal to n/2 plus 1th term which is equal to n/2 plus 1th term n/2
n/2 प्लस 1th टर्म, है ना। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो a प्लस बी का मैं होल स्क्वायर लिखता हूँ, तो पहले मालूम तो चले कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, तभी तो निकाल पाएंगे ना। पहले r की वैल्यू मालूम तो चले, तो कौन सा इसका मिडिल टर्म होगा। तो n की वैल्यू कितना है 2, तो 2/2 प्लस 1 कितना आ रहा है, देखो तो 2 आ रहा है क्या। इट मीन्स इसका मिडिल टर्म कौन होगा, सेकेंड टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। पहले ये मालूम चल जाएगा कि मिडिल टर्म कौन है, सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म हम निकाल सकते हैं, है ना, जनरल एक्सप्रेशन से, है ना, जनरल टर्म से हम सेकेंड थर्ड जो भी निकालना होगा सब निकाल सकते हैं। तो पहले तो पोजीशन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्म मिडिल है उसका, सेकेंड है, थर्ड है, फोर है, जो भी है ना, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इससे। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अब थोड़ा सा बेसिक सेंस भी लगा सकते हैं, है ना, नॉर्मल भी। अगर मान लो n का वैल्यू 100 हो गया, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 101। तो अब खुद सोचो मिडिल टर्म कौन होगा, 50 इधर 50 इधर कर दो, बीच में कौन बचा 51। तो अब ऐसे भी लॉजिक से भी आप फाइंड कर सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं कि n/2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बस नोट्स में लिखवाना पड़ता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना, मिडिल टर्म क्या आएगा ना। एक बता ही दो, है ना, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन x प्लस वाई टू द पावर 6। इसका मिडिल टर्म बताइए। तो कौन सा मिडिल टर्म होगा इसका, पोजीशन बताओ तो। कौन सा टर्म मिडिल होगा, फोर्थ टर्म, एग्जैक्टली। 6 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 7, है ना, 3 इधर बीच में कौन बचेगा 4, तो T4 निकालना। तो T4 कितना होता है भाई, NC3 होगा ना, 6C3 इंटू एक्स के पावर 4 इंटू वाई के पावर 3। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, ये मालूम चल गया तो फिर लिख सकते हैं हम। टर्म्स तो सारे लिख सकते हैं, कोई भी लिखना, 3 4 5 6। समझ में आया क्या। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि मिडिल टर्म कौन। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर रहे तो फिर फॉर्मूला लिखवाया ना, 6/2 प्लस 1 कितना आ रहा है 4 आ रहा है क्या, है ना। n गलत लिखा क्या, अच्छा सॉरी, किसको बोल रहा है, ठीक है ना। तो n/2 प्लस 1, हालांकि इसको जरूरत नहीं पड़ती। केस 2 लिखिएगा, इफ n इज ऑड, है ना, इफ n इज ऑड, if n is odd, if n is odd, then number of terms are even. If n is odd, then number of terms are even, comma, so there will be two middle terms, comma, so there will be two middle terms, that is n plus 1/2th and n plus 3/2th terms। ये दो मिडिल टर्म्स आते हैं, है ना। अब इसके लिए भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं। सपोज करो अगर मान लो x प्लस वाई के पावर 9 है, इसके कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 10, तो मिडिल टर्म कितने होंगे 2। कौन कौन सा होगा सोच के बताओ, 2 मिडिल टर्म होंगे ना। मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ, 2 मिडिल टर्म होते हैं ना, तो 2 हटा दो, बाकी कितने टर्म बच गए, बाकी कितने बच गए 8, 4 इधर 4 इधर, है ना, 4 इधर और 4 इधर, बीच में कौन बच गया 5 और 6। सिंपल एकदम, है ना। ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो एक बचेगा, एक हटा दो, बाकी 2 बच गए, इवन बचेंगे। जैसे 100 का बताया था ना कि अगर n 100 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 101, तो कितने मिडिल टर्म होंगे, एक हटा दो, बाकी कितने बच गए 100, 50 इधर 50 इधर, 50 इधर 50 इधर, तो बीच में कौन बचेगा 51। सिंपल, है ना। 2 मिडिल टर्म है, 2 हटा दो, बाकी बच गए 8, तो 4 इधर डिवाइड होगा 4 इधर, क्योंकि मिडिल में देखा बिल्कुल बीच में सिमेट्री होगा, दोनों तरफ इक्वली नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड होगा ना, तो 4 इधर 4 इधर, है ना, बीच में कौन बचेगा 5 और 6। तो चलो इसका भी एक सवाल लिखवा दे रहा हूँ, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ
the expression 1 plus 2x to the power 11, 1 plus 2x to the power 11, दो मिल टर्म आ जाएंगे। कौन कौन से होंगे? हाँ जल्दी, 6 और 7 एग्जैक्टली है ना, तो जल्दी से T6 और T7 फाइंड कर लीजिए। तो इजी है ना, 1 प्लस एक्स तो फट से आंसर आ जाना चाहिए। T6 कितना हो जाएगा बोलो? 11C 5 है ना, इंटू 2 के पावर, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना साथ में। T6 कितना हो जाएगा? 11C 5 2 के पावर 5 x के पावर 5, ये तो तुम फट से लिख देना, ये तो 1 ही है, जो r है फट से इसके पावर वही दे देना, सिंपल। हाँ T7 बोलो, 11C 6 2 के पावर 6 x के पावर 6, ये दो मिडिल टर्म आ जाएंगे ना, दो मिडिल टर्म होंगे। नाउ लिखिएगा, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6।
रूट एक्स प्लस 1/6 सॉरी x के पावर 6। कौन सा का मिडिल टर्म? फोर्थ आ रहा है क्या? 7 आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, एक हटा दो, 6 में 3 इधर 3 इधर, बीच में कौन बचेगा? 4। तो फोर्थ हो गया मिडिल टर्म इसका, मतलब T4 निकाल देना पर जल्दी से। अभी स्पीड नहीं आ रहा लिखने में, जो स्पीड चाहिए पता चल गया कि T4, तो भी स्पीड नहीं आ रही। जनरल टर्म बार बार लिखो, मैं कितनी बार बोलूँ उसको, 10 बार 20 बार लिखो उसको, बार बार NCR x के पावर n माइनस आर वाई के पावर है, उसको बार बार लिखेंगे स्पीड आ जाएगा। हाँ, सिंप्लीफाई करके बताना, कोफिशिएंट अलग, वेरिएबल अलग। T4 आ गया क्या? कोफिशिएंट तो 63 हो गया ना, मतलब 20 हो गया कोफिशिएंट, और ये रूट एक्स के पावर 3 और ये x के पावर -3, तो 1/6 के पावर 3 ना। अगर मैं टोटल कलेक्ट करूँ तो ये दिख रहा है कि रूट एक्स के पावर यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर 3/2 बचेगा क्या? देखो तो सही किया ना, क्योंकि x के पावर है कितना? 3/2, x के पावर -3, सॉरी माइनस में आएगा, नहीं प्लस में आएगा, ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। हाँ, ये आ रहा क्या? 63 इंटू 1/√x का क्यूब आ रहा है क्या? देखो तो। हाँ यही तो आ रहा होगा, नहीं नहीं आ रही? हाँ तो कैलकुलेशन सीखो। वो रूट एक्स के पावर 3 है, ये एक नीचे x के पावर 3 है, तो उसको लिख सकते हैं x के पावर 3 को रूट एक्स के पावर 6, तो 6 - 3 कितना होगा? 3। हाँ तो कोई बात नहीं, तो ऊपर जाएगा तो ये x के पावर कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 से 3 x के पावर -3/2 या रूट एक्स के पावर -3, सब एक ही बात है। नाउ अगला सवाल लिखिएगा, एडवांस में पूछा हुआ सवाल है। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना, जे एडवांस में पूछा हुआ सवाल है ये। 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ऑप्शन बी 2 इंटू 6 इंटू 10 डॉट 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 4n-2 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। सी ऑप्शन n+1/1 n+2/2 डॉट 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 n+n/n। सी ऑप्शन। डी ऑप्शन 135 डॉट 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 2n-1 इंटू 2 के पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये 4 ऑप्शन दिए थे, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन था ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 2n+1 है ना, तो 1 हटा दो तो कितना बचा? 2n, n इधर n इधर, मिडिल टर्म कौन आ जाएगा? n+1 है ना, मिडिल टर्म कौन आएगा? n+1। तो जल्दी से लिखो उसका n+1 का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, देखो तो। एग्जैक्टली 2n/cn आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 2n/cn, है ना। तो यहाँ तक तो चीजें बहुत आसान है ना। अब इसी को देखो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में उसने यहाँ पे लिख के रखा है। पहला आंसर तो फट से आ जाएगा, 2n/cn को लिखो फैक्टोरियल का फॉर्म में कितना आएगा? कितना a आ रहा है क्या? देखो तो a तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, बाकी लाके दिखाओ। चलो मैं ये भी बता दे रहा हूँ, चारों आंसर है इसका, है ना, चारों करेक्ट आंसर है, आप लाके दिखा दो। ट्राई करो, ऐसे नहीं आएगा, ट्राई करो। सोचो पहले a आ गया, अब सोचो कि a के बाद क्या ला सकते हैं, है ना। ऑप्शन को देखो ध्यान से और ट्राई करो, चारों इसके आंसर है। 2n/cn को ही 4 तरीके से हम लिख सकते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सिंपल है, NCR का फार्मूला ही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इंटू 2n - n फैक्टोरियल, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन।
तो फर्स्ट तो सीधा सीधा इजी है ना, लेकिन बाकी तीन डिफिकल्ट था, उसको थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, कुछ कॉमन मल्टीप्लाई है ना करना पड़ेगा। तो जल्दी से करके दिखा दो। चलो चलो फास्ट। करो, बैठे हो आराम से, क्यों? करो भाई, ट्राई करो, ऐसे नहीं आएगा, एडवांस का सवाल है, कुछ तो मेहनत करो, थोड़ा मैनिपुलेशन करो, है ना। थोड़ा सा फैक्टोरियल को ओपन करो ना तो दिखेगा। टू एन फैक्टोरियल को ओपन करो, कर दिए है ना, ओपन करो और ऑड टर्म्स को अलग करो और इवन को अलग करो। दो दो ऑप्शन एक ही बार में दिखेगा, सी भी दिखेगा डी भी दिखेगा। मैंने क्या बोला कि ऑड टर्म्स को अलग करो। टू एन फैक्टोरियल कहाँ से होगा, 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, 2n तक जाएगा। तो उसमें जो ऑड आ रहा है 1 3 5 7 उसको अलग करो, है ना। फर्स्ट 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और फिर लास्ट टर्म देखो ऑड क्या आएगा, अलग कर दो। फिर इवन कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, 2 4 6 खत्म कहाँ होगा, 2n पे, इसको अलग करो। फिर देखो सी और डी तुरंत आ जाएंगे, है ना। हालांकि बी भी आ जाएगा, बी में भी कुछ नहीं है। हाँ तो ए डी आ गया ना। हाँ तो ध्यान से देखो तो आपको सी और बी भी आ जाएंगे। डी आ गया तो जो 2 उधर बैठा है 2 के पावर n, एक एक 2 सबको दे दो। क्या आ रहा है, एक एक 2 सबको दो, आया बी। हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सब आएगा, आपको देखने का बस फर्क है। ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन में मेहनत करना पड़ेगा, एक में मेहनत है, बाकी तो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाकी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन में टाइम लगेगा। डी आ गया तो बी आ जाएगा। सी थोड़ा सा देखो तो, सी थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हो, थोड़ा सा अच्छा, भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं। अच्छा का तो बहुत आसान है। तो ए के बाद पहले डी आ गया, ए के बाद क्या आ गया, डी, डी से सी आ गया क्या, डी से सी आ गया क्या। अब डायरेक्ट सोचो ए से सी में, आराम से कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। नीचे ध्यान से देखो ना, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट एन, मतलब क्या नीचे क्या लिखा हुआ है, एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, मतलब एक एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया ना, तो होगा भी कैंसिल। वहां देखो ना एन के बाद से बचा है, ध्यान से देखो, 2n फैक्टोरियल कैसे लिखोगे आप, 1 से स्टार्ट करोगे ना, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, n के बाद बोलो n + 1 n + 2 कहाँ तक, 2n, मतलब 2n को लिख सकते हैं n + n, बोलो, अरे लिख सकते हैं क्या। ध्यान से देखो ये 1 से 2n तक गया हूँ, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 2n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। मैंने बस उसको दो पार्ट में ना डिवाइड कर दिया, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल के बाद। अब नीचे क्या था, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, एक n फैक्टोरियल एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया क्या। अभी जो n फैक्टोरियल में क्या है, 1 2 3 यही है ना, तो n + 1/1 n + 2/2 दिखा क्या, कौन सा ऑप्शन आ गया, सी, है ना। ये तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डी आ जाएगा। डी कैसे है समझ में आया क्या, या डी वाला बता दूं, डी से सी तो आ जाएगा दिख रहा है। डी कैसे है, मैं जैसे बोला ना कि ऑड को अलग लिखो, इवन को अलग लिखो। ऑड को लिखो तो ऑड 1 से 2 में ऑड क्या क्या आएगा, 1 3 5 डॉट डॉट, लास्ट ऑड टर्म क्या आएगा बोलो, 2n - 1 आएगा कि नहीं, अरे यस और नो, लास्ट, क्योंकि 1 से 2n तक है ना, तो 2n तो इवन है, तो 2n से जस्ट पहले कौन है, 2n - 1, तो ये ऑड हो गया। और इवन टर्म कौन कौन है बोलो, 2 4 6 8 डॉट डॉट, सबसे लास्ट इवन टर्म 2 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल n, ये आ रहा है क्या।
अब यहाँ से देखो टोटल 2 n टर्म्स है, इसका मतलब n ऑड होगा n इवन होगा। अरे यस और नो? इसमें से हर जगह से 2 कॉमन ले लो, हर जगह से 2 कॉमन ले लो। तो जब 2 कॉमन लेगा तो ये कितना बन गया 1, ये कितना बनेगा 2 3 4, ये n, तो क्या n फैक्टोरियल नहीं बन गया? तो n फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 हर जगह से कॉमन लिया n टाइम्स, तो बाहर कितना आएगा कॉमन? तो ये कट गया, आ गया क्या? डी ऑप्शन दिख रहा है। और फिर वापस ये काटने के बाद ये 2 सब में मल्टीप्लाई कर दो वापस, है ना? तो 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, और लास्ट 2n माइनस 1 इंटू 2 4n माइनस 2। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ये एडवांस में पूछा था, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है ना? जब आया था तो उस टाइम पार्शियल मार्किंग नहीं था, मल्टीपल करेक्ट, मतलब अगर आप 3 ऑप्शन भी टिक कर दिए, एक छूट गया तो हम कितने मार्क्स मिलेंगे? 0, है ना? हाँ, अभी तो पार्शियल है कि 4 में अगर 3 टिक कर दोगे तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा, है ना? अगर 3 सही कर दिए तो। हाँ, लेकिन गलत करेंगे तो अब निगेटिव मार्किंग भी है, -2, पहले नेगेटिव नहीं था। तो कुछ हाँ, जो तुक्का लगाते हैं उनके लिए तो मौत ही है ना? हाँ, और जो अच्छे से सॉल्व करते हैं उनके लिए बेनिफिट है। मान लो किसी ने 3 टिक कर दिया तो मार्क्स तो मिलने चाहिए उसको ना भाई। तो अब जेन्युइन है, पहले नहीं था, अब सही है। हाँ, सवाल लिखिएगा, अच्छा सवाल लिखिएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म independent of x find the greatest value of the term independent of x in this। ऑब्वियस बात है, ग्रेटेस्ट या लीस्ट किस पर डिपेंड करेगा? अल्फा पे। अल्फा वेरिएबल है यहाँ पे, एंगल का वेरिएबल। तो सबसे पहले तो भूल जाओ ग्रेटेस्ट और लीस्ट, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का टर्म निकालो। वहां तक बता दिया, एक्स के पावर कितना हो जाएगा? 0। जल्दी से कर दो तो। T6 आ रहा है क्या? देखो तो जल्दी से कर दो। जनरल टर्म लिखो TR+1 ना, वो अल्फा के बारे में बाद में सोचेंगे। सबसे पहले टर्म निकालो कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, फिर उसको हम बाद में ग्रेटेस्ट लिस्ट कर लेंगे। और इन दिया है ना आर ना, यहाँ पे आर कहाँ दिया? कुछ आर लिखो। हाँ, अब एक्स के पावर जमा करो, एक्स आ रहा है क्या? आर की वैल्यू 5। हाँ, तो इसका मतलब T6 निकालना था मुझे ना। T6 को क्या करना है? मैक्सिमाइज। तो पहले T6 लिखो, कितना आ रहा है अल्फा के फॉर्म में, कितना आ रहा है लिख दिए। तुम्हारा आया ही नहीं है। बोला से आंसर फाइनल आ गया था। हाँ, तो सॉल्व करना है दोस्त, है ना? मैक्सिमाइज करना है। अल्फा तो पैरामीटर है ना। उसके बाद उसको प्लस कैसे आ रहा है तुम्हारा भाई? और एक्स कहाँ से लिख गया? एक्स भी काम नहीं करता, ये प्लस बीच में कहाँ से आ गया? इंटू से बीच में प्लस कहाँ से आ गया? और एक्स कैसे बच रहा तुम्हारा? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स बचेगा क्या?
कैसे कर रहा है सॉल्व? हुआ क्या सॉल्व? T6 आ रहा है ना मैक्सिमम, दैट इज 10C5 है ना। साइन अल्फा की पावर कितना आ रहा है? 5 इंटू कॉस अल्फा की पावर कितना आ रहा है? 5। ये आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स तो हट जाएगा, कट जाएगा है ना, ये आ रहा है। अब इसको मैक्सिमाइज करना है मुझे, क्या करें? एनी आइडिया? बोला जाए, क्योंकि अभी दो वेरिएबल है, अभी कैसे बता दें कब मैक्सिमम आएगा? क्या होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, बताया था मैंने। ट्रिगो में आप तभी रेंज बता पाएंगे जब सिंगल वेरिएबल होगा। हाँ, क्या करें? नहीं दिखा? बोला जाए, क्या करें वैल्यू को? नहीं दिख रहा, दोनों को कंबाइन करेंगे कुछ तरीका। दैट इज करेक्ट है ना। साइन टू अल्फा नहीं बन जाएगा है? ये साइन अल्फा का पावर, दोनों का पावर सेम है, तो पहले तो इसको पावर एक साथ लिख सकते हैं क्या? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के पावर 5, पहले तो ये लिख सकते हैं क्या? क्योंकि दोनों का पावर क्या है? सेम है, इसलिए लिख सकते हैं। अभी अभी कैसे कमांड होगा? तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब देखो क्या बन गया ये 10C5 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? साइन 2 अल्फा हो जाएगा क्या? अपॉन 2, पावर कितना आ गया? 5। अब आप ही सोचो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। बस हो गया सॉल्व। तो T6 मैक्स कितना हो जाएगा? 10C5 अपॉन 2 के पावर 5। सॉल्व कर दो तो कितना आ रहा है? ये आपका फाइनल आंसर आ गया। 126 जो भी है, देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है ना। डन। क्योंकि जब तक आप उसको कंबाइन नहीं करेंगे, जब तक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप उसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता पाएंगे कब आएगा है ना। तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आ रहा है 126 ही आ रहा है क्या? 60 अभी बोल रहा है 126 63/8। अभी मुझे लग रहा था कि 2 के पावर 5 तो कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा। 63/8